Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will prove that second law of motion is the real law of motion. देखो हमारे पास 3 लॉ हैं न्यूटन्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. बट जो आपके पास सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं कि वो कैसा है, रियल लॉ ऑफ मोशन है. हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं और सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, प्रूव दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज अदर टू लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट. कि जो दोनों लॉ हैं, रेस्ट ऑफ टू लॉज, उनसे हमें डिराइव कर सकते हैं उन्हें हम सेकेंड लॉ से. देखो, सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ. पहले हम फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे सेकंड लॉ से. तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता था, F इक्वल टू एम ए. अगर m क्या होता था वहाँ पे, कांस्टेंट हम कंसिडर करते थे, है ना. तो F इक्वल टू किसके बराबर होता था, है ना. ये वाली चीज़ तो आपको पता है. F इक्वल टू किसके बराबर होता था, अगर k की वैल्यू 1 ले लें, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम dp डिवाइडेड बाई dt, है ना. और डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी. अब मास अगर कांस्टेंट होता था तो आगे आ जाता था और ये आ जाता था dv डिवाइडेड बाई dt. और F इक्वल टू एम dv डिवाइडेड बाई dt होता था a के बराबर. तो F इक्वल टू एम ए के बराबर है ना. अब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये रफ में है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं इन द absence of any external force. मान लो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर, है ना. तो F इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर. इट मीन्स एम ए इक्वल टू किसके, एम ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, है ना. बट मास तो 0 नहीं हो सकता, m कैन नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी. इट मीन्स एम ए इक्वल टू 0 हो जाएगा. मास 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी, 0 हो गई. अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, कि बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है ना. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है उस पर, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन भी उस पर क्या लग रही है, 0 लग रही है. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो उसी मोशन में मूव करती रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन उस पर लगी नहीं रही. देखो, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, इसके बराबर होता है ना. अब हमने कहा अगर एक्सेलरेशन 0 कर दें, ठीक है, ये 0 हो गया, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, है ना. तो यहाँ से क्या राइट डाउन कर सकते हो आप, v माइनस यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर. और v इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, u के बराबर. क्लियर है. देखो, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. इट मीन्स v माइनस यू जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर. इट मीन्स जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगी, बिकॉज उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है. वेलोसिटी कैसी है उसकी, कांस्टेंट. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगा, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, बिकॉज उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है ना. तो ये तो क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ. तो सेकेंड लॉ से हमने क्या डिराइव कर लिया, फर्स्ट लॉ. देखो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, दस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. दिस मीन्स दैट ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू मूविंग along द सेम स्ट्रेट लाइन इन द absence ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ. ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, आप इस तरह से डिराइव कर लोगे ये, ठीक है, इजी था. अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ को सेकेंड लॉ से कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम एक टू बॉडीज को कंसीडर करेंगे, ए एंड बी, जिनका मास कितना है, m1 और m2, ठीक है. और हम क्या ले रहे हैं, देखो, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम.
हमने अपने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम उस पर, ऐसा हमने सिस्टम ले लिया आइसोलेटेड सिस्टम। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडीज ले ली हमने, लेट देम कोलाइड, उन्हें हमें कोलाइड करवाया, कोलिजन हुआ उनके बीच में। ड्यूरिंग कोलिजन हमें पता है ए पे फोर्स लगती है एफ ए बी ड्यू टू बी, और बी पे फोर्स लगती है एफ बी ए ड्यू टू ए। ड्यूरिंग कोलिजन लेट एफ ए बी द फोर्स ऑन ए बॉडी ए ड्यू टू बी एंड एफ बी ए बी द फोर्स ऑन ए बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, है ना। ये वाली फोर्सेस एक्ट करती हैं, हमने बहुत बार पढ़ लिया ये तो। ओके अब देखो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करना है और वहां से क्या डिराइव करेंगे हम, थर्ड लॉ। इस तरह से ये बॉडी ए है, बी है, ए वाली पे फोर्स लग रही है एफ ए बी इस डायरेक्शन में, और बी वाली पे लग रही है, बी पे फोर्स लग रही है ए की वजह से इस डायरेक्शन में। ये बात आपको क्लियर है? ओके अब हम देखो सेकंड लॉ का ही यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ पहले हम बॉडी ए पे लगाएंगे, है ना। तो एफ ए बी, ए पे कौन सी फोर्स लग रही है, एफ ए बी, वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, यही है ना, डी पी ए डिवाइडेड बाई डी टी, कितना चेंज इन मोमेंटम होगा बॉडी ए का विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे, है ना। और अब यहाँ पे एफ बी ए, इस पे जो फोर्स लग रही है एफ बी ए, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, डी पी बी डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अभी इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो डी पी ए को हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ ए बी मल्टीप्लाई बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे थर्ड का नाम दे दिया। और यहाँ से भी हमने डी पी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ जाएगी आपके पास, एफ बी ए मल्टीप्लाई बाई डी टी। क्लियर है? इसे हम फोर्थ का नाम दे देंगे, सिंपल। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया अभी तक और कुछ नहीं किया। अब हम इन्हें ऐड कर लें, अगर 3 और 4 को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, डी पी ए प्लस डी पी बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एफ ए बी डी टी प्लस एफ बी ए डी टी के बराबर, इसे हम 5 का नाम दे देंगे। क्लियर है? अब देखो एक चीज आपको पता है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था, अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अगर कोई भी उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू उस सिस्टम पे 0 है अगर, तो जो भी आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, उसकी पूरे सिस्टम की जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाती है, 0 के बराबर। या तो आप ऐसा कह सकते हो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी आपके पास फाइनल मोमेंटम होगी, लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम की, वो किसके बराबर होगी, जितनी उसकी लीनियर मोमेंटम कब थी, जब वो जो इनिशियल वाली लीनियर मोमेंटम है। या तो आप ऐसा कहो या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, पूरे सिस्टम की जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाती है, 0। मीन्स डी पी ए प्लस डी पी बी, ये क्या हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पूरे सिस्टम की, ए और बी का एक सिस्टम लिया था हमने जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, है ना। तो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ इस पूरे सिस्टम की, ए और बी को जिसने कंटेन किया हुआ है, वो किसके बराबर होती है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, है ना। या तो आप ऐसे कह सकते हो या आप ऐसे कह सकते हो कि क्या है, जो भी आपके पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है, जो आपकी सिस्टम है, वो किसके बराबर होती है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम के। तो अब इस वाले केस से ये वाली वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर, बिकॉज चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो क्या होने वाला है, 0 होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, है ना। एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। तो मीन्स डी पी ए प्लस डी पी बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे हमने सिंपल ये डी पी ए इसका मतलब समझ रहे हो ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, है ना। शायद मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, ए वाली बॉडी पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो रही है, m1 v1 माइनस m1 u1, ये वाली, और यहाँ पे m2 v2 माइनस m2 u2, है ना, ये है चेंज इन, और ये पूरे सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम है ये 0 के बराबर हो गई। तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी अब आपकी इस केस में, ये वाली चीज 0 हो गई, एफ ए बी डी टी प्लस एफ बी ए डी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, है ना।
अब डी टी, ये तो कॉमन लेके डी टी की वाली जीरो आ जाएगी, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। और यहाँ से एफ ए बी को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, माइनस ऑफ एफ बी ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और ये तो क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। हैंस वी कैन से दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज सेकेंड लॉ से हमने क्या क्या डिराइव कर लिया, फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर लिया और हमने इससे थर्ड लॉ भी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी आपके पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।